जिस पति को सब्जी वाला कहकर छोड़ गई थी पत्नी, 8 साल बाद वह आईएएस बना और पहुंचा तलाकशुदा पत्नी के गांव। फिर जो हुआ, गांव भी अजीब होते हैं। सुबह सूरज उगने से पहले ही जाग जाते हैं और वहां के लोग तो उससे भी पहले। चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों की हरियाली और ठंडी हवा में उठती भाप के बीच विराज हर रोज 4 बजे उठ जाता था। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें थीं और आंखों में सादगी की चमक। मिट्टी के आंगन में उसकी मां तुलसी पर जल चढ़ाती और विराज खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर टोकरियों में भरता। हरी सब्जियों की खुशबू जैसे उसके सपनों की एकमात्र पूंजी थी। वही सब्जियां लेकर वह साइकिल पर टोकरियां बांधकर पूरे गांव और पास के कस्बे तक जाता था। लोग उसे प्यार से विराज सब्जी वाला कहते थे और वह इस नाम में कोई शर्म नहीं, बल्कि अपनापन महसूस करता था। उसके लिए सब्जियां बेचना काम नहीं, परिवार की इज्जत थी। उसके पिता भी यही करते थे, दादा भी यही करते थे। लेकिन उसे क्या पता था कि यही पहचान एक दिन उसकी सबसे बड़ी कसक बन जाएगी। अनन्या शहर में पली बड़ी लड़की थी। इंटर तक पढ़ी हुई, हल्की गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें। बोलने में तेज और सपनों में उससे भी तेज। उसका मायका कस्बे के उस हिस्से में था जहां पक्के मकान थे। दीवारों पर पेंट था और लड़कियां मोबाइल पर रील बनाती थी। जब उसकी शादी विराज से तय हुई तो उसने पहले तो नाक बहुत सिकोड़ी। पर घर वालों ने समझाया कि लड़का सीधा है, कमाने वाला है, अपना काम है, शराब नहीं पीता, हाथ साफ है और गांव में इज्जत है। उसने सोचा चलो गांव भी सही, कम से कम आदमी अच्छा है। शादी बड़े सादे ढंग से हुई। ढोलक की थाप, औरतों के गीत, हल्दी की खुशबू और विराज की आंखों में एक सच्चा प्रेम था। वो अनन्या को पहली ही रात देखकर समझ गया था कि यह लड़की नाजुक है, इसे शहर की आदत है, इसे संभालना होगा। शुरू शुरू में सब अच्छा था। अनन्या को विराज का सीधापन भाता था। वो सुबह सब्जियां चुनते समय उसके पास खड़ी हो जाती और हंसकर कहती, इतनी सुबह कौन उठता है भला? विराज मुस्कुराकर कहता, जो सपने देखते हैं वो नींद कम लेते हैं। वो उसे कभी खेत दिखाता, कभी तालाब, तो कभी मेले में ले जाता। गांव की औरतें उसे नई दुल्हन कहकर घेर लेती। उसकी चूड़ियां खनकती, पायल बजती और विराज गर्व से उसे देखता रहता। लेकिन कहानी यहीं तक सीधी नहीं रहनी थी। धीरे धीरे अनन्या की सहेलियां जब मायके में मिलती तो पूछती, और बता क्या करता है तेरा पति? वो मुस्कुराकर कहती, अपना काम है। सहेलियां हंसती, कौन सा काम? सब्जियां बेचता है ना? अरे वाह, तू तो सब्जी वाली बन गई। पहले वो हंसकर टाल देती थी, पर हर बार वही बात, वही तंज, वही हल्की सी हंसी उसके कानों में चुभने लगी। मायके वाले भी कभी कभी कह देते, हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी थी, शहर में नौकरी कर सकती थी, पर किस्मत देखो सब्जी वाले के घर चली गई। ये शब्द धीरे धीरे उसके मन में जहर घोलने लगे। गांव में भी कुछ औरतें मजाक में कह देती, अरे सब्जी वाली बहू, आज क्या भाव बिकी सब्जियां? विराज को ये सब सामान्य लगता, उसे इसमें प्यार दिखता, पर अनन्या को अब इसमें ताना सुनाई देने लगा था। एक दिन वो कस्बे गई तो उसकी एक पुरानी सहेली ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, ये देखो हमारी मैडम, अब तो खेतों के बीच रहती है, सब्जियां नापती है। आसपास खड़े लड़के हंस पड़े। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। उस दिन घर लौटते समय उसने पहली बार विराज की साइकिल की टोकरियों को घूर कर देखा, जैसे वही उसकी बेइज्जती का कारण हो। विराज ने रास्ते में पूछा, थक गई क्या? वो चुप रही। उसके भीतर एक खामोश तूफान उठ रहा था। रात को उसने आईने में खुद को देखा। हाथों में मिट्टी की हल्की सी गंध थी और उसे लगा जैसे वह खुद भी सब्जी वाली बन चुकी है। वो शहर की लड़की थी, सपनों में स्कूटी, पक्के घर, नौकरी करने वाला पति था, और यहाँ मिट्टी का आंगन, गोबर से लिपी दीवारें और सुबह 4 बजे की ठंड थी। अगले दिन जब विराज सब्जियां बांध रहा था तो अनन्या ने पहली बार ताना मारा, कब तक ये टोकरियां ढोते रहोगे? विराज हंसा, जब तक भगवान ताकत देगा। उसने फिर कहा, तुम्हें कभी लगा नहीं कि कुछ बड़ा करूं? विराज ने उसकी आंखों में देखा, सब्जियां बेचना छोटा है क्या? ईमान से कमाता हूं। बात वही खत्म हो गई, पर असल में वहीं से शुरू हुई थी। धीरे धीरे अनन्या का व्यवहार बदलने लगा। वह अब सुबह उठकर आंगन में नहीं आती थी। सहेलियों के सामने विराज का जिक्र कम करने लगी। जब कोई पूछता, वो कहती, बस गांव में काम करता है। विराज समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की उसकी हर बात पर मुस्कुराती थी, वो अब उसकी साइकिल की घंटी की आवाज से भी चिढ़ने लगी है। गांव के लोग अभी भी उसे आदर से देखते थे, पर अनन्या की आंखों में अब विराज सिर्फ पति नहीं, एक सब्जी वाला बनता जा रहा था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी किसी और दिशा में जा सकती थी, पर वह इस मिट्टी में अटक गई है। और विराज, वो अब भी वही था, सीधा सच्चा, प्रेम में डूबा हुआ। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जिस पहचान पर उसे गर्व है, वही उसकी शादी की नींव हिलाने वाली है। ये बस शुरुआत थी, असली दरार अभी आनी बाकी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए।
गांव की हवा बाहर से जितनी साफ दिखती है, अंदर से उतनी ही तेज होती है। उसमें फुसफुसटें भी उड़ती हैं और ताने भी, और अब वही ताने धीरे धीरे अनन्या के कानों से उतरकर उसके दिल में उतरने लगे थे। पहले जो मजाक उसे हल्का लगता था, अब वही उसे चुभने लगा था। विराज रोज की तरह सुबह 4 बजे बजे उठता, खेतों में जाता, पौधों की देखभाल करता जैसे उनसे बात कर रहा हो, और ताजी सब्जियां टोकरी में आती तो उसके चेहरे पर संतोष आ जाता। लेकिन अब जब वो आंगन से साइकिल निकालता, अनन्या कमरे के अंदर से ही देखती रहती। उसके चेहरे पर ना गर्व होता, ना मुस्कान, बस एक अजीब सी खामोशी थी। कस्बे में अनन्या के मामा के लड़के की शादी थी और वो पहली बार विराज के साथ बड़े शहरनुमा माहौल में जा रही थी। विराज ने अपनी सबसे अच्छी सफेद कुर्ता पायजामा पहना, बालों में तेल लगाया और मन ही मन खुश था कि आज वो अपनी पत्नी के साथ उसके मायके वालों के बीच जाएगा। शादी में रोशनी थी, डीजे था, रंग बिरंगे कपड़े थे और शहर के लड़के लड़कियां अंग्रेजी में बात कर रहे थे। विराज थोड़ा असहज था, पर वो अनन्या के पास खड़ा रहा जैसे उसकी ढाल हो। तभी अनन्या की एक सहेली ने ऊंची आवाज में कहा, अरे जीजाजी, आज सब्जियां नहीं लाए क्या? सब हंस पड़े। किसी ने कहा, देखो सब्जी वाले जी भी आए हैं। किसी ने मजाक में पूछा, ठेला कहाँ लगाया है? विराज ने हल्की मुस्कान से सब टाल दिया। उसे लगा लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन अनन्या का चेहरा पत्थर हो गया। वो वहां से हट गई। थोड़ी देर बाद उसने विराज से कहा, तुम यहां अजीब लग रहे हो, सब हंस रहे हैं। विराज ने शांत स्वर में कहा, हंसने दो, मैं कोई गलत काम तो नहीं करता। पर उस रात अनन्या ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे सब्जी वाली कहें। विराज चुप रह गया। उसने धीमे से पूछा, तो क्या मैं काम छोड़ दूं? अनन्या ने तुनक कर कहा, कम से कम कुछ और सोचो, कुछ बड़ा करो, शहर जाओ, नौकरी करो, लोग इज्जत से देखें। विराज के लिए इज्जत मेहनत में थी, पेशे में नहीं। उसने समझाने की कोशिश की, अनन्या, काम छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी छोटा बड़ा होता है। पर अनन्या अब तुलना करने लगी थी। उसकी सहेलियों के पति बैंक में थे, किसी का मोबाइल शॉप था, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसे लगता था कि उसका पति साइकिल पर सब्जियां बेचता है और यही उसे भीतर से काट रहा था। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अनन्या अब मायके ज्यादा जाने लगी। वहां जाकर घंटों सहेलियों के साथ बैठती और लौटते समय उसकी आंखों में एक अलग ही खिन्नता होती। एक दिन कस्बे के बाजार में विराज सब्जियां दे रहा था, तभी 2 लड़के हंसते हुए बोले, अरे भाभी को बोलना, अब तो ऑनलाइन सब्जियां बेचो, मॉडर्न बनो। अनन्या पास ही खड़ी थी। उसे लगा जैसे सब उसकी तरफ देख रहे हैं। उसने घर आकर गुस्से में सब्जियों की टोकरी लात मारकर गिरा दी। सारी सब्जियां मिट्टी में फैल गईं। विराज स्तब्ध रह गया। उसने कभी उसे इतना उग्र नहीं देखा था। अनन्या चिल्लाई, बस करो ये सब, मैं थक गई हूं सब्जी वाली कहलाकर। विराज ने पहली बार थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, तो क्या करूं मैं? चोरी करूं? झूठ बोलूं? ये काम मेरे बाप दादा का है, इसी से घर चलता है। अनन्या की आंखों में आंसू थे, पर उनमें प्यार नहीं, आक्रोश था। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। वो रात दोनों अलग अलग कोनों में बैठे रहे। बाहर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, अंदर रिश्ते की नींव दरक रही थी। कुछ दिनों बाद अनन्या के पिता आए। उन्होंने इशारों में विराज को समझाया, बेटा, जमाना बदल गया है, कुछ और सोचो। विराज ने सम्मान से सिर झुका लिया, पर उसने साफ कहा, मैं मेहनत छोड़ नहीं सकता, बदल सकता हूं तरीका, पर अपनी पहचान नहीं। यही बात अनन्या को और चुभ गई। अब वो खुलकर कहने लगी, तुम्हारी सोच छोटी है। विराज के लिए ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। एक दिन गांव में पंचायत के सामने किसी ने मजाक में फिर उसे सब्जी वाली कहा और अनन्या ने उसी वक्त कह दिया, हाँ, हूं मैं सब्जी वाली क्योंकि मेरा पति सिर्फ सब्जी वाला है। उस दिन विराज की आंखों में पहली बार चोट साफ दिखी। उसे लगा जैसे उसके अपने ही शब्दों ने उसे काट दिया हो। घर लौटकर उसने बहुत देर तक चुप्पी साधे रखी। अनन्या ने सामान बांधना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं कुछ दिन मायके जा रही हूं। विराज ने बस इतना पूछा, वापस आओगी? अनन्या ने नजरें फेर ली, देखते हैं। साइकिल की घंटी उस दिन पहली बार उसे भारी लगी। अगले कुछ हफ्तों में रिश्तेदारों की बातचीत, सलाह, आरोप प्रत्यारोप और आखिरकार तलाक की बात सामने आ गई। गांव में चर्चा होने लगी। शहर की लड़की थी, टिक नहीं पाई। विराज ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, पर अनन्या अब तय कर चुकी थी। उसके मन में विराज नहीं, उसका पेशा खड़ा था। अदालत में कागजों पर हस्ताक्षर हुए। 8 साल की नहीं, सिर्फ 1.5 साल की शादी थी, पर विराज को लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी टूट गई। जब अनन्या ने आखिरी बार कहा, मैं सब्जी वाले की पत्नी बनकर नहीं जी सकती, तब विराज के भीतर कुछ मर गया। उस दिन वो घर लौटा तो माँ ने पूछा, बहू कब आएगी? उसने सिर्फ इतना कहा, अब नहीं आएगी। रात को उसने खेत में जाकर मिट्टी को हाथ में लिया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू मिट्टी में टपक पड़े।
उसी रात उसने आसमान की तरफ देखकर एक वादा किया, एक दिन लौटूंगा, ऐसा लौटूंगा कि लोग नाम से पहचानेंगे, काम से नहीं। ये तानों की आग अब उसके भीतर जलने लगी थी और यही आग उसे राख भी कर सकती थी या सोना भी। तलाक के बाद गांव की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। सूरज वही उगता था, हवा वही चलती थी, साइकिल की वही घंटी बजती थी, पर विराज के भीतर कुछ टूट चुका था। लोग सामने से सहानुभूति जताते, पीछे से कहते, देखा, शहर की लड़की थी, कब तक टिकती। कुछ तो ये भी कहते कि सब्जी बेचने वाले की औकात यही होती है। पहले जो शब्द हवा की तरह गुजर जाते थे, अब पत्थर बनकर सीने पर गिरते थे। अनन्या जा चुकी थी, लेकिन उसके शब्द रह गए थे, मैं सब्जी वाली की पत्नी बनकर नहीं जी सकती। यही वाक्य अब विराज के भीतर गूंजता रहता था। एक रात वो देर तक जागता रहा। आंगन में चारपाई पर लेटे हुए उसने आसमान देखा। तारों के बीच जैसे उसका अपना सवाल अटका हुआ था, क्या सच में वो छोटा है? क्या सोच छोटी है या लोग छोटे सोच वाले हैं? अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। उसने माँ के पास बैठकर कहा, अम्मा, मैं कुछ समय के लिए शहर जाना चाहता हूँ। माँ ने पहले तो घबराकर पूछा, खेतों का क्या होगा? घर का क्या होगा? विराज ने कहा, सब संभल जाएगा, पर अगर मैं ऐसे ही रहा तो अंदर से खत्म हो जाऊंगा। माँ ने उसकी आंखों में जली आग देख ली थी। उसने बस इतना कहा, जा बेटा, लेकिन अपनी मिट्टी मत भूलना। विराज शहर चला गया। जेब में थोड़े पैसे, मन में चोट और आंखों में जिद थी। शुरू के दिन बहुत कठिन थे। उसने एक बड़ी मंडी में ही काम पकड़ लिया। आईनी यही थी कि शहर में भी वो सब्जियों से ही जुड़ा था, पर यहां कोई उसे सब्जी वाला नहीं कहता था, यहां वो बस एक मजदूर था। दिन में काम, रात में अकेला कमरा। कमरे की दीवारें गवाह थी कि वह हर रात देर तक जागता और किताबें खोलकर बैठता। उसने तय किया कि अब वो कुछ बड़ा करेगा, ऐसा बड़ा कि लोग पेशे से नहीं, पद से पहचाने। उसे याद आया कि स्कूल में मास्टर जी कहते थे, तू पढ़ाई में तेज है, कुछ कर सकता है। उसी याद ने उसे दिशा दी। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत आसान नहीं थी, अंग्रेजी कमजोर थी, सामान्य ज्ञान अधूरा था और शहर की कोचिंग की फीस भारी थी। उसने दिन में काम बढ़ा दिया और रात में पढ़ाई की। कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती, पर वह खुद को याद दिलाता, सब्जी वाला, और वही शब्द उसे जगाए रखते। पहली बार उसने परीक्षा दी, असफल रहा। परिणाम वाले दिन वो घंटों तक रिजल्ट की वेबसाइट देखता रहा, उसका रोल नंबर नहीं था। उस रात वो बहुत रोया, पर इस बार आंसू हार के नहीं, जिद के थे। उसने खुद से कहा, मैं हारने के लिए नहीं निकला हूं। उसने अपने खर्च कम कर दिए, पुरानी किताबें खरीदी और लाइब्रेरी में घंटों बैठता। शहर की भीड़ में वह अकेला था, पर उसके भीतर गांव की मिट्टी की ताकत थी। कई बार सहकर्मी मजाक में कहते, अरे तू भी अफसर बनेगा? वो मुस्कुरा देता क्योंकि उसे अब मजाक से फर्क पड़ना बंद हो गया था। दूसरी बार परीक्षा दी, फिर असफल। इस बार मां की तबीयत खराब हो गई। गांव से खबर आई कि मां को देखने आ जाओ। वो दौड़ा दौड़ा पहुंचा। मां चारपाई पर कमजोर पड़ी थी, पर बेटे को देखकर मुस्कुरा दी। उसने धीमे से कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं यह मत सोच, तू क्या बन सकता है ये सोच। ये शब्द उसके लिए आशीर्वाद थे। मां कुछ महीनों बाद चल बसी। उस दिन विराज बिल्कुल अकेला हो गया। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने मां की चिता के सामने खड़े होकर कसम खाई, अब लौटूंगा तो ऐसा लौटूंगा कि लोग तेरी परवरिश पर गर्व करेंगे। वो फिर शहर गया और इस बार और भी सख्त हो गया। उसने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह तैयारी में लग गया। दिन रात एक कर दिया। अखबार की हर लाइन पढ़ता, नोट्स बनाता, मॉक टेस्ट देता, असफलताओं को सीढ़ी बनाता। उसके भीतर अब दर्द नहीं, दहकती आग थी। तीसरी बार उसने परीक्षा दी। इंटरव्यू के दिन जब उससे पूछा गया, आपका बैकग्राउंड क्या है, उसने बिना झिझक कहा, मैं गांव का हूं, सब्जियां बेचता था। कमरे में बैठे अधिकारी कुछ पल उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराए। परिणाम आया और इस बार उसका नाम था। विराज चयनित हो चुका था। वो आईएएस बन गया था। जिस दिन उसने सूट बूट पहना और आईने में खुद को देखा, तो उसे लगा जैसे वो वही है पर बदला हुआ है। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही तेज था, पर दिल में अब भी वही गांव था, वही खेतों की खुशबू। पासिंग आउट परेड के दिन जब उसे सम्मानित किया गया, उसकी आंखों में मां की छवि थी और कहीं दूर अनन्या की आवाज भी, सब्जी वाला। अब वही सब्जी वाला आईएएस अधिकारी विराज सिंह था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होगी जब 8 साल बाद उसकी पोस्टिंग उसी जिले में होगी जहां उसका गांव पड़ता है और जहां अनन्या अब भी रहती है। 8 साल बाद वही गांव, वही पगडंडियां, वही पीपल का पेड़, वही चौपाल। पर इस बार हवा में कुछ अलग था क्योंकि सुबह सुबह खबर फैल चुकी थी कि जिले में नए कलेक्टर साहब आए हैं और आज किसी बड़े मामले की जांच में खुद गांव तक आने वाले हैं। सरकारी गाड़ियों का काफिला जब कच्ची सड़क पर धूल उड़ाता हुआ दाखिल हुआ, तो बच्चों ने दौड़ लगाई। बूढ़े अपनी लाठियों के सहारे उठ खड़े हुए, औरतें दरवाजों की ओट से झांकने लगी।
सबसे आगे वाली गाड़ी से जब एक रौबदार अधिकारी उतरा तो किसी ने पहले उसे पहचाना नहीं। आंखों में आत्मविश्वास, चाल में गरिमा थी, पर चेहरे पर वही मिट्टी की सादगी। किसी बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अरे ये तो विराज जैसा लग रहा है। दूसरे ने ध्यान से देखा, अरे वही तो है सब्जी वाला विराज, अब साहब बन गया। फुसफुसटे दौड़ पड़ी। विराज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर मोड़, हर दीवार, हर खपरेल की छत उसे पहचान रही थी। उसने गाड़ी से उतरते ही मिट्टी को देखा, जैसे 8 साल की दूरी उसी एक पल में सिमट गई हो। पर वह यहां भावनाओं में डूबने नहीं, एक गंभीर मामले की जांच के लिए आया था। गांव में पिछले कुछ महीनों से जमीन को लेकर दबंगों का आतंक था। गरीब किसानों की जमीन जबरन हथियाने की कोशिशें, धमकियां और हाल ही में एक मारपीट की घटना की शिकायत ऊपर तक पहुंची तो जिले के कलेक्टर ने खुद आकर देखना जरूरी समझा। विराज ने पंचायत भवन में बैठक बुलाई। वही चौपाल, जहां कभी लोग उसे सब्जी वाला कहकर चिढ़ाते थे, आज वही लोग कुर्सियां लगा रहे थे, पानी रख रहे थे और उसे साहब कहकर संबोधित कर रहे थे। उसने सख्त आवाज में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। उसकी आवाज में अब वो झिझक नहीं थी जो कभी शादी में मजाक सुनकर आ जाती थी। तभी भीड़ के पीछे खड़ी एक औरत की नजर उस पर ठिठक गई। वो अनन्या थी। 8 साल ने उसे भी बदल दिया था। चेहरे की चमक कम थी, आंखों के नीचे हल्की थकान, साड़ी साधारण और भावों में कहीं गहरा पछतावा था। उसका दूसरा रिश्ता भी टिक नहीं पाया था। शहर का वो सपना जो उसने देखा था, हकीकत में उतना चमकीला नहीं निकला। कुछ महीनों की शादी, फिर झगड़े और फिर वापसी अपने मायके। अब वो गांव में ही रहती थी, लोगों की नजरें झेलते हुए। जब उसने सुना कि नए कलेक्टर का नाम विराज है, उसका दिल धक से रह गया। उसने सोचा, क्या वही होगा? और आज जब उसने उसे सामने देखा तो जैसे समय थम गया। विराज की नजर भी एक पल को भीड़ में उससे टकराई। वो क्षण छोटा था, पर उसमें 8 साल की कहानी थी। पर वो तुरंत ही अपने कर्तव्य की ओर मुड़ गया। उसने बयान सुने, दोषियों के नाम लिखवाए और वहीं खड़े खड़े आदेश दिया कि जिन लोगों ने गरीबों को धमकाया है, उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए। गांव के दबंग जो कभी चौपाल में ऊंची आवाज में बोलते थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। अनन्या दूर से ये सब देख रही थी। उसे याद आया वही आदमी जो कभी साइकिल पर सब्जियों की टोकरियां लटका कर चलता था, आज वही जिले की ताकत बनकर खड़ा है। बैठक खत्म हुई तो लोग एक एक कर उसके पास आकर हाथ जोड़ने लगे। कोई कह रहा था, साहब हमें न्याय चाहिए। कोई कह रहा था, आप पर गर्व है। वही लोग जिन्होंने कभी हंसी उड़ाई थी, आज सम्मान से झुक रहे थे। अनन्या के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े, पर फिर रुक गए। उसके भीतर शर्म थी, डर था और एक अनकहा सवाल, क्या वो उसे पहचान कर भी अनदेखा कर देगा? तभी एक वृद्ध किसान अपनी जमीन के कागज लेकर आया और बोला, साहब मेरी बेटी की पढ़ाई भी अधूरी रह गई उन लोगों के कारण। ये सुनते ही विराज का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत शिक्षा विभाग और पुलिस को बुलाने का आदेश दिया और कहा, जब तक मैं हूं, इस गांव की किसी बेटी का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया यही विराज था जो कभी उसके लिए हर मेले में छोटी छोटी खुशियां खरीदता था, जो कहता था, तू डर मत, मैं हूं। पर उसने ही उसे छोटा समझ लिया था। जब विराज वापस गाड़ी की ओर बढ़ा, तभी पीछे से धीमी आवाज आई, विराज। वो रुक गया। 8 साल बाद पहली बार किसी ने उसका नाम उस लहजे में लिया था। उसने मुड़कर देखा, अनन्या खड़ी थी, सिर झुका हुआ, हाथ कांपते हुए। भीड़ एकदम शांत हो गई। गांव की हवा फिर से ठहर गई, जैसे सब इस क्षण का इंतजार कर रहे हों। विराज की आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस गहराई थी। उसने औपचारिक स्वर में कहा, जी कहिए। ये जी अनन्या के लिए सबसे बड़ा झटका था। कभी वही आदमी उसे नाम लेकर पुकारता था, आज वो उसे एक सामान्य नागरिक की तरह संबोधित कर रहा था। अनन्या के पास शब्द नहीं थे, वो बस इतना कह पाए, मुझे आपसे बात करनी है, अकेले में। विराज कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अभी मैं सरकारी काम पर हूं, पर शाम को पंचायत भवन में आ जाए। और वह गाड़ी में बैठ गया। धूल फिर उड़ी, गाड़ियां चली गईं, पर गांव में चर्चा की आंधी उठ गई। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। उसके भीतर पछतावे का सैलाब उमड़ रहा था। 8 साल पहले उसने जिसे सब्जी वाला कहकर छोड़ा था, आज वही उसकी आंखों के सामने जिले का साहब बनकर खड़ा था। लेकिन असली सामना अभी बाकी था। शाम का समय था। गांव पर हल्की सुनहरी धूप उतर रही थी। पीपल के पेड़ की छाया लंबी हो चुकी थी और पंचायत भवन के बाहर सन्नाटा था। दिन भर की हलचल के बाद अब हवा भी जैसे धीरे चल रही थी, जैसे उसे भी पता हो कि आज यहां सिर्फ एक अफसर और एक औरत की मुलाकात नहीं होने वाली, बल्कि 8 साल पुराना एक अधूरा रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंचेगा। विराज फाइल देख रहा था, पर उसकी आंखें शब्दों पर थीं और मन कहीं और। तभी दरवाजे के बाहर पदचाप सुनाई दी और अनन्या अंदर आई। आज उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना घमंड, ना शिकायत, सिर्फ पछतावा और थकान थी।
उसने अंदर आकर धीरे से दरवाजा बंद किया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। वही दो लोग जो कभी एक ही आंगन में साथ बैठते थे, आज अजनबियों की तरह आमने सामने थे। विराज ने औपचारिक स्वर में कहा, कहिए, क्या बात है? अनन्या ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, पर नजरें टिक नहीं पाईं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बदल गए हो। विराज हल्का सा मुस्कुराया, समय सबको बदल देता है। फिर कुछ क्षण चुप्पी रही। बाहर कहीं दूर से पंछियों की आवाज आई, जैसे गांव भी इस बात का गवाह बनना चाहता हो। अनन्या की आवाज कांपने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, विराज। उस दिन जब मैंने तुम्हें सब्जी वाला कहा, जब सबके सामने तुम्हारी इज्जत गिराई। मुझे लगा था मैं सही हूं, मुझे लगा था मैं बड़ी जिंदगी चाहती हूं। पर मैंने कभी यह नहीं सोचा कि बड़ा कौन होता है, पेशा या इंसान। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। विराज शांत बैठा रहा। उसके भीतर भी यादें उठ रही थी। वो रात, वो मिट्टी में बिखरी सब्जियां, अदालत का वह दिन। अनन्या ने आगे कहा, मैंने शहर का सपना देखा था, पर शहर ने मुझे अपना नहीं माना। दूसरा रिश्ता भी टूटा, लोग वहां भी ताने देते थे। वहां भी मुझे एहसास हुआ कि इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से मिलती है। और वो इंसानियत तुम में थी। विराज ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उसमें ना घृणा थी, ना बदला, बस एक गहरी थकान और एक पुराना दर्द था। उसने धीमे से कहा, जब तुमने मुझे छोड़ा था, तब सिर्फ तुम नहीं गई थी, अनन्या। मेरा आत्मविश्वास भी चला गया था। मैंने खुद से सवाल किया था कि क्या सच में मैं छोटा हूं? उस दर्द ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अगर तुम वो शब्द ना कहती, तो शायद मैं आज भी साइकिल पर सब्जियां बेच रहा होता। अनन्या रो पड़ी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं, खुद को छोटा साबित किया। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए। विराज कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। वही गांव, वही घर, वही लोग, बस समय बदल गया था। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी नफरत से याद नहीं किया। दर्द था पर प्यार भी था। शायद इसी प्यार ने मुझे टूटने नहीं दिया। अनन्या ने कांपते हाथों से कहा, अगर आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार बचा है, तो मुझे एक मौका दे दो। मैं इस बार तुम्हारी पहचान से नहीं, तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। सब्जी वाला कहकर जिस पहचान को मैंने ठुकराया था, आज उसी पर गर्व है मुझे। विराज कुछ देर चुप रहा। वो अफसर था, पर उस क्षण सिर्फ एक पति था। उसने याद किया वो लड़की जो पहली बार उसके घर आई थी, जो हंसती थी, जो खेत में उसके साथ चली थी। गलती इंसान से होती है, पर हर कोई उसे स्वीकार नहीं करता। अनन्या ने स्वीकार किया था। वो उसके पास आया और बोला, प्यार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस आहत हो जाता है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था और शायद आज भी चाहता हूं। क्या आप इस